फैशिज्म फैशिज्म दरअसल एक इटालियन वर्ड फेस्को से निकला है जिसका मतलब है बंडल। तो इसके अंदर ऐसा होता है ये कि एक राइट विंग किस्म की एक फार एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है जिसका मकसद है वो किसी चीज़ को भी नहीं मानते, वो जमहूरियत को नहीं मानते, वो मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, एनार्किज्म, लिबरलिज्म वो किसी को नहीं मानते। उनके नज़दीक एक अपनी कौम का एक विजन होता है। वो ये कहते हैं कि हमारी जो कौम के जो लोग हैं, जो हमारे जो रिहायशी हैं, वो सबसे अफजल हैं, वो सबसे अच्छे हैं। जो हमारा हुक्मरान है वो एक सेवियर है हमारे लिए, वही हमें इस दलदल से निकालेगा, इस मुश्किल से निकालेगा। तो इस चक्कर में जो भी हुक्मरान के खिलाफ बात करे या जो बंदा भी रियासत के खिलाफ बात करे, इसे वो मार देते हैं। तो इस सिलसिले में ना ही इसके अंदर फ्रीडम एक्सप्रेशन होती है, ना ही इसके अंदर कोई अपोजिशन होती है, और ये हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करते हैं उस अपोजिशन को दबाने के चक्करों में, जिसके लिए वो टेररिस्ट किस्म के काम भी करते हैं, जो जेनोसाइड्स करते हैं, वो मैसेकर करते हैं, वो स्टरलाइजेशन करते हैं, वो पूरे के पूरे शहर और पूरे पूरे गाँव तबाह कर देते हैं। और इसी फैशिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से ही वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। तो फैशिस्ट आइडियोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है वर्ल्ड वॉर 2 के होने में। फैशिज्म जो था वो यूरोप के अंदर 1920s और 1930s के अंदर आता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि यूरोप पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। तो उसके अंदर इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो पा रही थी, अवाम के बुरे हालात थे। तो उसके अंदर फैशिस्ट आइडियोलॉजी ने अपने कदम जमाए और उन्होंने अवाम को ये बताया कि हम ही हैं जो आपको इस चीज़ से निकाल सकते हैं। तो इटली के अंदर बेनिटो मुसोलिनी ये करने में कामयाब हुए और 1928 के अंदर एक इटली जो था एक पूरे तरीके से एक टोटलिटेरियन स्टेट बन चुका हुआ था। मुसोलिनी को लगता था कि जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल एक फारिग सिस्टम है, इसका वजूद नामुमकिन है। वो कहते थे कि क्लास कॉन्शियस लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए बल्कि नेशन कॉन्शियस होनी चाहिए। वो कहते थे कि इटालियन कौम जो है वो सबसे अच्छी है, इटालियन रियासत जो है वो सबसे अच्छी है, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ये अपनी अच्छाई जो है वो बाकी दुनिया के अंदर भी फैलाएं। तो ये एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी का नज़रिया था जो कि इटली से शुरू हुआ। इटली के अंदर जब बेनिटो मुसोलिनी एक फैशिस्ट स्टेट बना देते हैं तो बिल्कुल पैरेलल काम जर्मनी के अंदर भी चल रहा होता है। दरअसल होता है कि जर्मन कौम के अंदर टीटो बर्साइल के बाद एक बहुत शदीद किस्म का गम गुस्सा पाया जाता है। वो ये बात समझते हैं कि हमारे साथ टीटो बर्साइल की ना ज़्यादती हुई है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, ये जो हमारे ऊपर रेप्रेशंस लगाई गई हैं ये एक अनजस्ट काम है। तो हिटलर जो है इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, और इनफैक्ट जो हिटलर पार्टी जो होती है उस टाइम जो नाज़ी पार्टी होती है वो इक़्तिदार के अंदर ही पाई जाती है। लेकिन जब वो इक़्तिदार के अंदर आती है तो जर्मन पार्लियामेंट के अंदर उनके पास एक वर्किंग मेजॉरिटी नहीं होती, क्योंकि उनके दो बहुत बड़े मेन ओपोनेंट, एक तरफ कम्युनिस्ट और एक तरफ सोशल डेमोक्रेट्स होते हैं। तो वर्किंग मेजॉरिटी के ना होने की वजह से नाज़ी पार्टी जो होती है वो राइक्सटैग पे आग लगवा देती है। राइक्सटैग जर्मन पार्लियामेंट को कहते हैं। जब वो आग लगा देती है और अडॉल्फ हिटलर का जो पहला इल्ज़ाम लगाते हैं कम्युनिस्टों के ऊपर कि ये आग लगाई है कम्युनिस्टों ने, और जर्मन और जो उस टाइम जो राइक्सटैग फायर डिक्री होता है वो कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर देता है। तो इससे हिटलर को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, और हिटलर बाद में नाज़ी पार्टी अपनी दहशत की वजह से एक बिल पास करवाने में कामयाब हो जाती है कि हिटलर जो भी फैसला करेगा, वो जो भी काम करेगा, उसे राइक्सटैग की, उसे पार्लियामेंट की मेजॉरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। हिटलर जो फैसला करेगा वो जर्मन कौम को मानना पड़ेगा। तो इसी तरीके से नाज़ी पार्टी अपनी फैशिस्ट आइडियोलॉजी की बुनियाद के ऊपर जर्मनी के अंदर भी इक़्तिदार के अंदर आ जाती है। तो एक तरफ यूरोप इटली के अंदर मुसोलिनी की पार्टी है और दूसरी तरफ हिटलर की पार्टी जो है नाज़ी पार्टी वो जर्मनी के अंदर है, और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ये दो सबसे बड़े इत्तेहादी होते हैं। फैशिस्ट पार्टी सिर्फ इटली या जर्मनी तक ही महदूद नहीं होती। हाँ, इनके अंदर ये इक़्तिदार के अंदर ज़रूर होती हैं, लेकिन किसी न किसी फ़ॉर्म के अंदर यूरोप के अंदर फैशिस्ट पार्टीज़ होती हैं। सिवाय सोवियत यूनियन के यूरोप के हर मुल्क के अंदर फैशिस्ट पार्टी होती है, और 1930s के एंड तक किसी न किसी फ़ॉर्म के अंदर एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट जो होती है वो यूरोप के किसी न किसी मुल्क के अंदर ज़रूर होती है, और डेमोक्रेसी एक पूरे तरीके से डिक्लाइन के अंदर होती है, जिसके नाम दो बड़ी पार्टी ब्रिटेन यूनियन फैशिस्ट और आयरलैंड की ब्लू शर्ट्स होती हैं। लेकिन इसकी मेन वजह ये होती है कि जिस तरीके यूरोप वर्ल्ड वॉर 1 के बाद निकल नहीं पा रहा होता और एक इकोनॉमिक तौर पर यूरोप की रिकवरी नहीं हो पा रही होती, तो उसने एक तरीके का ग्राउंड दिया इन फैशिस्ट पार्टीज़ को, और जिससे यूरोप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या फैशिज्म वाकई एंड कर चुका है? यह सवाल है जो कि हिस्टोरियंस आज भी डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसे लगा जैसे फैशिज्म जो है वो ख़त्म हो चुका है। मुसोलिनी मर चुके थे, हिटलर मर चुके थे, तो लगा जैसे फैशिस्ट का एक डिक्लाइन आ चुका है। लेकिन दुनिया के अंदर आज भी किसी न किसी फॉर्म के अंदर फैशिज्म ज़रूर है, और आज लोग ये डिबेट करते हैं क्या कहीं एक न्यू फैशिस्ट तो नहीं आ पाया? तो इसकी राय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। बहुत शुक्रिया।